नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने सिलेबस के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके सभी प्रावधानों को, उससे संबंधित सभी प्रावधानों को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोज में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की पृष्ठभूमि या यूं कहें कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास से संबंधित सभी चीजें कर ली थी। फिर हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 कैसे पारित हुआ, उससे पहले कौन कौन सी समितियां गठित हुई उसकी सिफारिश के लिए, उसके बाद वो कैसे पारित हुआ, किस दिन लागू हुआ, कौन कौन से प्रावधान जो कि स्वैच्छिक थे और अनिवार्य थे, यानी राज्यों को लागू करने के लिए कुछ प्रावधान स्वैच्छिक रखे गए तो कुछ अनिवार्य रखे गए जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और कुछ प्रावधानों में हस्तक्षेप कर सकता था। उनसे संबंधित सभी चीजों को हमने कर लिया था। उसके पश्चात हम अब करने आज जा रहे हैं 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की डिटेलिंग, यानी कि एक एक प्रावधान पर जहां से प्रश्न 100% आशा है कि यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो उन चीजों को हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ग्राम सभा। ठीक, हमने पिछले वीडियोज में ही सबसे पहले जो वीडियो हमारा आया था उसमें हमने ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के बारे में बात कर ली थी। तो वही चीज है, देखिए एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम सभाएं हो सकती हैं। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो एक पंचायत में कई ग्राम शामिल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां जैसे परिभाषा लिख दी है मैंने कि ग्राम स्तर पर गठित एक ऐसा निकाय जिसमें पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक सूची में या निर्वाचक नामावली में शामिल सभी व्यक्तियों की संख्या वही ग्राम सभा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचक सूची में, यानी कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो वह ग्राम सभा में शामिल नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में। चूंकि हमारा चैप्टर ही है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है? देखिए, गांव होता है, गांव से ऊपर ब्लॉक होता है और ब्लॉक से ऊपर जिला होता है और फिर कई सारे जिले मिलकर एक राज्य बनाते हैं और कई सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिस्तरीय का मतलब हुआ, देखिए केंद्र स्तर पर तो आपके पास सरकार ही है, राज्य स्तर पर भी सरकार है। अब जिले स्तर पर सरकार बनाना, ब्लॉक स्तर पर सरकार बनाना व ग्राम स्तर पर सरकार बनाए, जो तीन स्तरों पर सरकारें नई बन रही हैं, इन्हीं को कहा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और मैं यहां शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सरकार, जो कि वास्तव में सरकार होती ही है, क्योंकि जो कार्य केंद्र व राज्य में सरकारें करती हैं ठीक उसी प्रकार के कार्य यहां ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर किए जाते हैं। चलिए देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली में सभी राज्यों में ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर, जिसे ब्लॉक को माध्यमिक स्तर भी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने सीधा शब्द ही लिख दिया ब्लॉक स्तर पर। ठीक, इनके स्तर पर पंचायतों का गठन करना। अब ये जो नोट मैंने लिख दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक, उन्हें माध्यमिक स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल 2 स्तरीय पंचायत का गठन करेंगे, एक जिला और एक ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव, ये याद रखेंगे, आबादी 20 लाख। ठीक, अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? देखिए यहां लिखा है सदस्य, सभी स्तर के सदस्य जो होंगे वो डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। आप लोग जब वोट डालने जाएंगे, आशा करता हूं कि आप लोगों में से अधिकतर लोग वोट डाले होंगे इस बार के पंचायत चुनाव में, उन्हें 4 पर्चे मिले होंगे। ठीक, अभी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं ग्राम अध्यक्ष, या जिसे आप लोग लोकप्रिय नाम से प्रधान जी और सरपंच जी के नाम से जानते हैं। ठीक, ग्राम अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति के माध्यम से किया जाएगा, यानी राज्य विधानमंडल तय करेगा कि प्रधान जी का चुनाव डायरेक्ट जनता करे या फिर इनडायरेक्ट सदस्य करे। ठीक, यानी जनता सदस्यों को चुने, सदस्य मतलब जो आपके गांव में वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक, वो सदस्य प्रधान का चुनाव करे या डायरेक्ट प्रधान का चुनाव जनता कर ले, जैसा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर उत्तर भारतीय राज्यों का प्रचलन है। तो वहां पर राज्य विधानमंडल ने तय कर रखा है कि ग्राम प्रधान का चुनाव भी डायरेक्ट, या ग्राम प्रधान कहें या ग्राम अध्यक्ष कहें, इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता ही प्रत्यक्ष रूप से करेगी। चलिए देखिए,
ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी द्वारा, बीडीसी क्या है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बीडीसी का फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक। तो बीडीसी द्वारा, यानी कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जनता बीडीसी को चुनेगी और बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे। यहां पर मैंने माध्यमिक अध्यक्ष नहीं लिखा है कि माध्यमिक स्तर के अध्यक्ष, सीधा सीधा समझने की चीज है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे, अपनी जिंदगी से जोड़ लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। इसमें कोई मतलब मैं बहुत बड़ा कोई ग्रंथ नहीं बताया दे रहा हूं, ये सिंपल सी बात है और हम अपने दैनिक जीवन में इस चीज का अनुभव करते हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, जिला स्तर पर डीडीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो इस काउंसिल द्वारा, डीडीसी के द्वारा जिला अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है और इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है अप्रत्यक्ष रूप से। अब आपसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है डैश, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा। ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या मारेंगे ऑप्शन में, ठीक, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता बीडीसी को चुनती है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों को चुनती है और वो सदस्य मिलकर अध्यक्ष को चुनते हैं अपने बीच से ही। यानी कि एक प्रश्न और बन सकता है कि जिला अध्यक्ष या ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वह, उसका निर्वाचन कैसे होगा, तो वह किसका सदस्य होता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ही सदस्य होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास खूब पैसा है या खूब पहुंच है और आपने डीडीसी का चुनाव ऐसे ही लड़ लिया, यानी जिला अध्यक्ष का चुनाव ऐसे ही लड़ लिया और आप डीडीसी नियुक्त नहीं हुए, ऐसा नहीं है। पहले आप डीडीसी के रूप में यानी मेंबर के रूप में निर्वाचित होंगे, उसके बाद ये सारे मेंबर मिलकर अपने ही बीच से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। तो ये चीज समझ गए होंगे कि सदस्यों का चुनाव, सभी स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ग्राम अध्यक्ष का चुनाव या प्रधान जी का चुनाव राज्य विधानमंडल तय करेगा कि सदस्य करे या डायरेक्ट जनता करे, ठीक। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बीडीसी द्वारा, यानी बीडीसी जो मेंबर होते हैं वो अपने बीच से ही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष का चुनाव डीडीसी द्वारा या जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव होता है और ये लोग अपने बीच से ही जिला अध्यक्ष के रूप में किसी सदस्य को चुनते हैं। ये प्रक्रिया थी चुनने की। देखिए यहां पर पेच फंसने वाला काम ये है, ग्राम प्रधान वाला पेच फंसाने का काम करेगा, ठीक, क्योंकि ग्राम प्रधान मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये राज्य के स्वैच्छिक विषय में शामिल है, यानी राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है वो प्रधान जी का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा करवाना चाहता है या अपने सदस्यों के बीच से ही, यानी वार्ड मेंबर अपने बीच से ही किसी प्रधान का चुनाव करे। चलिए आगे चलते हैं, आरक्षण देख लेते हैं, आरक्षण की व्यवस्था, ठीक। सभी स्तरों पर अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु, अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु यानी कि वार्ड के मेंबर, ठीक, बीडीसी व डीडीसी ये क्या है, सदस्य हैं। तो अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु महिलाओं का 1/3 आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण होगा। उसके साथ ही एससी व एसटी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है ये भी क्या है, ये भी स्वैच्छिक है बच्चा, ये क्या है, स्वैच्छिक है, राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह अपने यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग को किस प्रकार से आरक्षण प्रोवाइड कराए, ठीक, ये भी एक स्वैच्छिक प्रावधान था, ठीक। तो ओबीसी वर्ग का आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा। आगे देखते हैं, पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त होने पर, इसमें देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए किसी अध्यक्ष या सदस्य ने बीच में अपने टर्म के बीच में ही इस्तीफा दे दिया या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे में वो पद रिक्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो गया है और पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से
अधिक का भी बचा हुआ है, यानी हो सकता है 1 साल का बचा हो, ठीक, 3 साल अध्यक्ष या सदस्य महोदय रहे और उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया या मृत्यु हो गई, ऐसे में उनका पद खाली हो गया, तो हो सकता है 1 साल का कार्यकाल बचा हो, 2 साल का बचा हो। तो अगर 6 महीने से अधिक का कार्यकाल बचा है तो राज्य निर्वाचन आयोग उस सीट पर पुनः चुनाव संपन्न कराता है, अन्यथा अगर 6 महीने से कम कार्यकाल बचा हुआ तो चुनाव नहीं होगा। और यदि चुनाव हो गया और नए अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होकर आ गए, ऐसी कंडीशन में वो पूरे 5 साल अपने पद पर ना बने रहते हुए बचे हुए कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। यही चीज हमने लिखा है। आगे चलते हैं अर्हताएं, यहां से तो प्रश्न बनना है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है योग्यताओं में। तो देखिए, भारत का नागरिक हो, सबसे पहले कंडीशन तो यही होती है, ठीक। भारत में किसी भी पद के लिए, किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं पाकिस्तान थोड़े ना है, ठीक। पाकिस्तान में तो इस समय जो उनके क्या बोलते हैं NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो तो अमेरिकन नागरिक, बाद में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली, यानी पहले NSA बन गए उसके बाद नागरिकता ली। उनके यहाँ मोस्टली डुअल नागरिकता चलती। आगे देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचक नामावली में नाम होने के साथ कितने वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 साल की आयु भाई साहब ने पूरी कर ली हो, भाई साहब या बहन जी जो भी खड़ी हो रही चुनाव में, ठीक। और अन्य योग्यताएं देखिए राज्य विधानमंडल तय करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हरियाणा में पिछली पंचवर्षीय योजना की बात है, हरियाणा में कर दिया था कि सभी पंचायत में जो सदस्य या अध्यक्ष चुने जाएंगे, खासकर शायद अध्यक्ष पद के लिए था सभी पंचायतों में, तो वो इंटर पास होने अनिवार्य है, ठीक। इंटर पास होने, ऐसे में बहुत से लोगों ने दूसरी शादी की कि अपना इंटर पास नहीं है तो कोई दूसरी लुगाई ले आए जो इंटर पास हो, क्योंकि उसको चुनाव लड़वाना है, ठीक। अब देखिए, ये नेताओं की हरामखोरी देखिए, अपना चाहे अंगूठा छाप हो, विधायक जी चाहे अंगूठा छाप हो, सांसद जी अंगूठा छाप हो, उससे नहीं मतलब, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंचायतों में इनको इंटर पास चाहिए, ठीक। अपने चाहे 10-10 बच्चे हो, लालू यादव 11 बच्चे हैं, अपने चाहे 10-10 बच्चे हो, लेकिन पंचायतों में इस बार ये हवा चली थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हवा क्या उड़ती उड़ती खबर चली थी कि जिनके 2 ही बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकेंगे पंचायतों में। पंचायतों में इन्होंने 1/3 महिलाओं का आरक्षण दे रखा है, ठीक। लेकिन विधायकी के चुनाव में या राज्य विधानमंडलों में या केंद्र सरकार में संसद में 1/3 आरक्षण नहीं दिए, और हमें इसकी डिमांड करनी चाहिए, ठीक। तो चलते हैं, देखिए अर्हताओं में नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा निर्वाचक नामावली में नाम होने के साथ साथ 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और तीसरा अन्य जो योग्यताएं होंगी राज्य विधानमंडल तय करेगा। जैसे कि हो सकता है आने वाले पंचायत चुनाव में यदि योगी जी की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में हो सकता है कर दे कि जिनके 2 ही बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा अदर लोग नहीं लड़ सकते। हालांकि इसका काफी विरोध होगा, मैं जानता हूं, क्यों, क्योंकि जब भाई साहब विधायकी चुनाव में, सांसदिक चुनाव में बच्चा वाला नियम नहीं लग रहा है तो यहाँ क्यों लगना चाहिए, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो भी हमारे पोर्शन बच गए हैं उनको करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ जो प्रावधान हमारे छुट्टे पड़े हुए हैं उनको कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, अगला पॉइंट यानी कि 7वां पॉइंट, हमने 6 पॉइंट पहले कर लिए। 7वां पॉइंट है आपका राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। यहां मैं अनुच्छेद नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पंचायतों से संबंधित सारे के सारे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक हमने पूरे के पूरे कर लिए हैं, इसलिए यहां पर सीधे सीधे हम उन फैक्ट के बारे में कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना है या फंसाने की संभावना है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा होगा? पहला प्रश्न, राज्यपाल के माध्यम से होगा, ठीक। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य होता है, तो इसका कार्यकाल कौन तय करेगा? यह राज्य विधानमंडल तय करेगा। अमूमन इसका कार्यकाल 6 वर्ष माना जाता है, ठीक। तो आप यहाँ कार्यकाल की जगह पर यहाँ पर 6 वर्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छूट दे रखी राज्यों को कि राज्य विधानमंडल तय करेंगे कि उनके यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होगा। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल एक काम होगा कि वह पंचायतों से संबंधित सारे चुनावों को संपन्न कराए। देखिए यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब दे देता है निम्नलिखित में से केंद्रीय चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं या केंद्रीय चुनाव आयोग कौन कौन से चुनावों को संपन्न कराता है, तो वहां पे बहुत से लोग राज्य
दिमाग में आ जाता है कि यार राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है जो कि हो सकता है राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता हो। ये गलत चीज है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक ही काम है कि वो केवल पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए, याद रखेंगे। अगला देखिए, पद से हटाया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये सीधा सीधा पोर्शन आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही राज्य निर्वाचन आयोग को या राज्य निर्वाचन आयुक्त को, और स्पेसिफिक कहे तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही उसके पद से हटाया जाता है। अब देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाता है? ये हटाता है, अगर हम यूं कहें राज्य न्यायाधीश के समान, ये हटाता है संसद। ठीक, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, अगर आप इस तरह लाइन बना दीजिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने संबंधी क्रियाकलाप या प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ये क्या है? पद से हटाया जाना। लिखा क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उसे पद से हटाया जाएगा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया या प्रस्ताव संसद में चलता है। अब ये प्रक्रिया प्रस्ताव कैसी होती है, यहां पर ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, फिर भी मैं ऊपर बता देता हूं। देखिए, पहले तो 14 दिन पहले नोटिस दीजिए कि भैया हम आपके खिलाफ एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, आपको हटाना है हमको। फिर उस पर लगभग 100 सदस्यों ने, लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों। यानी प्रस्ताव अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 सदस्य, अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 सदस्य ने हस्ताक्षर किया हो। उसके बाद उस प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात उस पर चर्चा होगी, ठीक, और 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाएगा। उसके बाद संसद या तो स्वयं या किसी आयोग को नियुक्त करेगी, और वो जो है जांच करेगी कि इन्होंने कोई ऐसा क्रियाकलाप किया है कि नहीं किया है कि जिससे इन्हें इनके पद से हटाया जाए। तो उसकी जांच होगी। जांच के पश्चात यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे पद मुक्त मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया है, लेकिन आप इतना डीप में जाके प्रक्रिया तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष है जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने संबंधी प्रस्ताव कहां चलेगा? तो ये संसद में चलेगा, क्योंकि इसके पद से हटाने संबंधी मामले में लिख रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर मुकदमा या कार्यवाही संसद करती है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद ही हटा सकती है। यानी नियुक्त देखिए कौन कर रहा है? राज्यपाल, लेकिन हटा कौन रही? संसद। ठीक, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ये वित्त आयोग है, यानी रुपया पैसे संबंधित मामला है। तो वित्त आयोग में क्या होता है कि जो भी पैसा राज्य के पास है, मान लीजिए राज्य के पास 100 रुपया है, ठीक, राज्य के पास 100 रुपया है, और राज्य वित्त आयोग ये राज्य से अनुशंसा करेगा कि भैया इसमें से 40 रुपया ना आप पंचायतों को बांट दीजिए, 60 रुपये में अपना खर्च चलाइए। यही काम होता है राज्य वित्त आयोग का। और सेम यही काम होता है केंद्रीय वित्त आयोग का। वो केंद्र व राज्यों के मध्य पैसे का बंटवारा करता है। वही राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के मध्य पैसे का बंटवारा करता है। और देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश देता है वो 5 साल के लिए मान्य होती है। 5 साल तक उन्हीं सिफारिशों पर राज्य सरकारें काम करती है। उसके बाद अगले 5 साल बाद फिर से राज्य वित्त आयोग का गठन होता है और फिर सिफारिश करता है और फिर से उस पर कार्य होता है। आगे देखिए, यहां पर शब्द यूज हुआ है सिफारिश, ठीक, सलाह, यानी राज्य उस सलाह को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है, या उस सलाहों में कुछ संशोधन के साथ भी उस सलाह को मान सकती है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, जैसे कि यहां पर राज्यपाल कर रहा था। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं, आयोग की बनावट क्या होगी, उस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को चुनने के तरीके कौन कौन से होंगे, ये सब राज्य विधानमंडल तय करेगा। जब मैं राज्य विधानमंडल कह रहा हूं तो विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जहां पर विधान परिषद जिन राज्यों में नहीं है वहां पर केवल विधानसभा। ठीक, आगे चलते हैं, आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल, ये राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह आयोग की सिफारिशों को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराए। जैसे कि केंद्र में भी ये दायित्व राष्ट्रपति के पास है कि वह विभिन्न संवैधानिक आयोगों की सिफारिशों को या उनकी वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करवाए संसद के समक्ष। सेम वही काम यहाँ राज्यपाल भी करता है। आगे देखिए, केंद्रीय वित्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये यही चीज इसमें पूछी जाती है। ठीक,
देखिए अभी तक क्या काम हो रहा था, पंचायतों संबंधित सिफारिशें, वित्त से संबंधित सारी सिफारिशें राज्य आयोग कर रहा था। लेकिन यहां पर एक पेच और भी है, केंद्रीय वित्त आयोग जो होगा, जो अनुच्छेद 280 के अधीन है, तो केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि है तो आवश्यक उपायों के बारे में बताएगा। उपाय लिखेगी नहीं, हाँ ठीक है, उपायों के बारे में बताएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां पर केंद्रीय वित्त आयोग है, ठीक, उसका काम क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य पैसे बंटवारा करना। लेकिन वह पंचायतों में भी पैसा हो, पंचायतों में भी उनकी हेल्थ, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ सुधरे, इसके लिए वह वहां केंद्र सरकार को भी सिफारिश देता है और कहता है कि राज्यों से कहिए इन बातों को, हमारी बातों को मनवाए, या राज्यों से कहिए इनको लागू करें। ठीक, तो इस प्रकार, हालांकि केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है। ठीक, लेकिन फिर भी केंद्रीय वित्त आयोग राज्य में पंचायतों के वित्त में पूरक स्रोत, वित्तीय पूरक स्रोतों में वृद्धि हेतु तो कुछ उपाय बताता है, केंद्र सरकार को बताता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, या यूं कहें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसे याद रखेंगे और यही पूछा जाता है एग्जाम में, आईएएस ने भी 2-3 बार पूछा है। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों में या यूटीज में 73वें संविधान संशोधन 1992 का लागू होना। तो ये देखिए, संघ राज्य क्षेत्र किसके अनुदेशों पर या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नाम पर किया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो ऐसे में संघ राज्य क्षेत्रों पर भी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही इस 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया है। कुछ हो सकता है कुछ संशोधन हो, कुछ इधर उधर मामला हो, लेकिन सेम वैसे ही लागू होता है। आगे देखते हैं, छूट प्राप्त राज्य। ये छूट प्राप्त क्यों है, या तो ये अपने आकार के दृष्टिकोण से छूट मिली होगी, या तो जनसंख्या की प्रकृति के दृष्टिकोण से इन्हें छूट मिलती है। देखेंगे यहां पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को यहां पर छूट प्राप्त है कि आप अपने यहां लागू करिए या ना करिए। क्यों, क्योंकि इन्हें छूट इसलिए प्राप्त है कि मोस्टली इनमें से आदिवासी जिले हैं, ठीक, और कुछ तो पहाड़ी जिले हैं और कुछ वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं। तो वनों को कैसे, वन भूमि को कैसे देखना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पर प्रावधान आ जाते हैं। इसी के तहत हम क्या पढ़ेंगे, अभी पेशा अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली मैंने देखा यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, बहुत से लोगों ने ऊपर से ही निकल गए हैं, लेकिन हम ऊपर से नहीं निकलेंगे, वादा है मेरा आपसे। चलिए देखिए, अन्य मणिपुर के वे पहाड़ी जिले जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में है, यानी कि मणिपुर के गठन के साथ ही वहां पर जिला परिषदें अस्तित्व में थी, यानी स्वतंत्रता के समय से ही वहां जिला परिषदें थी। ऐसे में नए पंचायती राज संस्थाओं का सृजन करना थोड़ा दुष्कर कार्य था, थोड़ा कठिन कार्य था। ऐसे में उन्हें वहां बने रहने दिया गया। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग, अब यहां से आप ये भी कर सकते, दार्जिलिंग कहां है, पश्चिम बंगाल। बहुत से लोगों के मन में चल रहा हो असम, लेकिन असम नहीं है, पश्चिम बंगाल। ठीक, दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिल्स नामक एक स्वायत्त संस्था है, ठीक, दार्जिलिंग हिल्स डेवलपमेंट सोसाइटी है शायद, ठीक, तो वो वहां पर अपना कार्य कर रही है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला छोड़ दिया गया कि आप अपना कार्य कर रहे हैं ठीक से, स्वतंत्रता के समय से ही, तो आप करते रहिए। आगे देखिए, अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र, इसी के तहत जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जो भी आदिवासी क्षेत्र होंगे, जिसे जिन क्षेत्रों को राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अनुसूचित कर रखा होगा, वहां पर भी इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। चूंकि आदिवासी में क्या होता है, जैसे बहुत से आदिवासी समाज आज भी मात्र सत्तात्मक है। ग्रामीण परिवेश में हम लोगों ने शुरू में कर लिया था कि 2 प्रकार के परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक व मात्र सत्तात्मक। तो आदिवासी क्षेत्रों में, भारत के बहुत से इलाकों में आज भी मात्र सत्तात्मक समाज पाए जाते हैं, जहां का रहन सहन, रीति रिवाज, ये सारी चीजें थोड़ा अलग होती हैं। जैसे बहुत से आदिवासी क्षेत्र में चुनाव नहीं होते हैं, डायरेक्ट उनके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही अध्यक्ष या मुखिया मान लेते हैं वो लोग। ऐसी कंडीशन में वहां पर कौन कौन से प्रावधान होंगे, इन सब को लेकर 1996 में संशोधन अधिनियम के साथ एक पेशा एक्ट भी लाया गया। अब आगे चलते हैं, अनुसूची 11 में वर्णित 29 विषयों की तरफ, जो हम पूरे के पूरे 29 विषय लिखकर देख लेते हैं एक बार, और इन विषयों में से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन विषयों को एक बार टिक कर लेते हैं, और इसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं।
तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अनुसूची 11। उसमें वर्णित 29 विषय जो कि पंचायतों को दिए गए हैं, जिन विषयों पर केवल पंचायतों का अधिकार है कि वो इन विषयों पर कानून बनाए या राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को इन विषयों के संदर्भ में कुछ के साथ या पूरे के पूरे संशोधन के साथ लागू करे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, पहला विषय है हमारा कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। यानी यदि पंचायत चाहे तो अपने गांव के अंतर्गत यानी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि का विस्तार भी कर सकती है। आप लोग लगातार वाकिफ होंगे परती नामक भूमि से, ठीक। तो उस परती वाली भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना या कुछ ऐसी भूमि जिसे परती भूमि घोषित करना, ये सब पंचायतों के अधिकार होते हैं। अगला देखिए, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि का संगठन करना, भूमि का संरक्षण करना, ये सारे कार्य भी पंचायतें करती हैं। अब आपके क्षेत्र में जैसे कोई भी भूमि हो उसका संरक्षण करना है, उसे संगठित करना है, तो ये भी पंचायत का ही कार्य होगा। हालांकि आपके क्षेत्र में यदि कोई वायु अपर्दन या जल अपर्दन की कोई समस्या नहीं, तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, अन्यथा देखने को मिलेंगी। आगे चलिए देखिए, जहां पर लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास, यानी ग्राम सभा चाहे तो सिंचाई के लिए नालियों का निर्माण करना, ट्यूबवेल को बनाना या नहरों को खुदवाना, ये सब भी पंचायतों के ही कार्य होते हैं। ठीक, आज के 5-6 साल पहले जो मुझे याद है कि पंचायत के माध्यम से मेरे गांव की नहर मनरेगा के थ्रू खोदी गई थी। आगे देखिए, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन। ठीक, आपके गांव में यदि पशुपालन हो रहा है उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ यदि कोई तालाब है उस तालाब को ठेके पर उठाना ताकि वहां पर मछली पालन हो सके, ये कार्य भी पंचायत करती है। अगला देखिए, मत्स्य उद्योग, मछली से संबंधित उद्योग स्थापित करना। अब आप कह सकते हैं उद्योग कौन से होंगे भाई, जैसे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, ग्राम उद्योग हो, घरेलू उद्योग हो, जैसे कि आपके क्षेत्र में तो नहीं होते, मछलियों का अचार बनाना, ठीक, मछलियों को पीस कर उनका चूरन बनाना, ठीक। हालांकि आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा ये सब चीजें, लेकिन ऐसा बंगाल और बिहार में अक्सर होता रहता है, मछलियों के तेल निकालना, ठीक, ये सारी चीजें मत्स्य उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अगला छठा पॉइंट है वन जीवन तथा कृषि खेती। वनों में भी या वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन का संरक्षण मतलब आपके गांव के आसपास अगर जंगल हैं तो वहां पर वन जीवन सही तरीके से चले, पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, ये कार्य भी पंचायत के होते हैं। वहां वन जीवन का मतलब जैसे उसमें जो जीव रह रहे हैं जंगल में, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना, ठीक। लघु वन उत्पत्ति, 7वां पॉइंट है लक्ष्य या 7वां विषय है लघु वन उत्पत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वनों में शहद लगता है, ठीक, मधुमक्खी छत्ते लगाती है तो वहां से शहद निकालना, ठीक। कुछ पत्ते होते हैं जैसे तेंदू का पत्ता है जिससे बीड़ी बनती है, तो वो भी लघु वन उपज के अंतर्गत आती है। बांस होते हैं, ठीक, कई सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो औषधि महत्व के होते हैं, तो भी लघु वन उत्पत्ति में आते हैं। तो लघु वन उत्पत्ति पर भी किसका अधिकार है, ग्राम पंचायत का। ये 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक। अगला देखिए, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, 8वां पॉइंट या 8वां विषय। तो ये खादी उद्योग भी ग्राम के अंतर्गत आता है। अगला खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। अगला 10वां ग्रामीण विकास। 11वां पीने वाला पानी भी ग्राम सभा की दायित्व है कि वो पीने वाला पानी उपलब्ध कराए। ईंधन तथा पशु चारा, जैसा कि मैंने बताया प्रति भूमि का विकास ही इसीलिए किया जाता है कि वहां पर गांव के लोग अपने पशुधन को चरा सके, इसलिए वहां पर पशुओं का चारा होना चाहिए। ये सब ग्राम सभा के कार्य हैं। आगे चलिए, सड़कें, पुल, तट तथा अन्य संचार के साधनों का निर्माण भी पंचायत के अंतर्गत आता है। आप लोग देखते ही लगातार आरसीसी रोड्स का वगैरह का निर्माण आपके गांव में होता रहता है। अब तो इंटरलॉकिंग भी लगने लगी है। तो अगला देखिए विषय ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। अभी ऐसा हो नहीं पाया है कि गांव अपने दम पर खड़े होकर बिजली पैदा कर ले, ठीक। हालांकि अब स्टार्ट हुआ है। कैसे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब गैर परंपरागत क्या होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे कि कोयला,
ठीक, जैसे कि 19वीं शताब्दी से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया कोयला, उसके बाद 20वीं शताब्दी में जब आए तो हमने डीजल, पेट्रोल ये सब शुरू किया, तो इसे कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में शामिल होता है आपका सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ऐसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से भी ग्रामीण विकास होता है। आगे चलते हैं, गरीबी उन्मूलन के जो भी कार्यक्रम हो, ठीक, जैसे कि भारत गांव में बीपीएल परिवारों की पहचान करना, उनके लिए राशन लाना, ये सारी चीजें ग्राम सभा के कार्य हैं। अगला देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालयों की स्थापना। हालांकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा आपके हर गांव में नहीं होती है, कुछ गांवों के समूह को मिलाकर एक स्कूल खोला जाता है जहां पर माध्यमिक शिक्षा संबंधी व्यवस्था होती है, अन्यथा प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा संबंधी व्यवस्था होना अनिवार्य है वर्तमान में, क्योंकि हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार में, जहां पर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मूल शिक्षा संबंधी अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, जहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व हो गया। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अगर आप चाहें तो अपने गांव में कोई भी आईटीआई स्कूल खोल सकते हैं, जिसमें ग्राम सभा आपकी मदद करेगी, क्योंकि वहां पर जो यांत्रिक शिक्षा होती है, जो व्यवसायिक शिक्षा होती है, वो प्रदान की जाती है। ठीक, अगला देखिए, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। ये भी है कि वयस्कों को औपचारिक शिक्षा दी जाए, औपचारिक का मतलब नियम कानून के तहत। ठीक, अगला देखिए, पुस्तकालयों की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गांव में जो गपबाजी होती है, इसे रोकने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, कम से कम हर गांव को एक बजट पारित करके देना चाहिए कि वो अपने गांव में एक पुस्तकालय खोल सके, जिसमें लोग कम से कम जाकर, जिनके पास टाइम है, जो गपबाजी में लगे हुए हैं, कुइयां बैठे मौज कर रहे हैं, कम से कम नहीं जाके कुछ किताबें ही पढ़े। ठीक, आगे देखिए, सांस्कृतिक कार्य। जैसे सांस्कृतिक कार्य में जैसे मेला लगवाना, नाटक करना, ठीक, नृत्य आयोजित करना, ठीक, गीत आयोजित करना, ये सब क्या है? सांस्कृतिक कार्य है। ठीक, खेलों का आयोजन सांस्कृतिक कार्य है। तो ये कार्य भी ग्राम सभा चाहे तो कर सकती है अपने बजट के माध्यम से। अगला देखिए, बाजार एवं मेले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बाजार एवं मेलों का आयोजन भी ग्राम सभा करती है, और ये जितना भी पोर्शन हम कर चुके हैं, इन पर सारे के सारे पोर्शन पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांव में लघु वन उपज, या गांव में पशुधन पर, या गांव में बाजार एवं मेलों पर टैक्स कौन लगा सकता है, या गांव में सड़कें, पुल या तटों, अन्य संचार के साधनों कौन टैक्स लगा सकता है, आप मारेंगे कि नहीं? ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला देखिए, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल होते हैं। तो ये भी होने चाहिए, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, दवाखाने होने चाहिए, ये भी पंचायतों का विषय है। आगे चलते हैं, पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास। ये देखिए, तो अगर ये कहा जाए कि गांव में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करने का दायित्व किस पर है, तो ये पंचायत पर है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम लागू करे, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे। आगे चलते हैं, सामाजिक। हालांकि परिवार नियोजन के कार्यक्रम में एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो एक सर्वेक्षण होता है, ठीक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसमें ये बताया गया था, सर्वेक्षण में सामने आया था कि गांव में जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, सबके गांव में होंगी, ठीक, उनके स्थान पर या उनके साथ साथ पुरुषों को भी, पुरुष स्वास्थ्यकर्ता भी होने चाहिए। क्यों? आप लोग जानते हैं कि जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, वो परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लेकर जब पुरुषों से बात करती हैं, तो उनके अंदर एक हिचक होती है। कोई भाई जेठ है उनका, कोई उनका ससुर है ना, तो ऐसे में थोड़ा समस्या होती है। कोई देवर है तो अलग है, मजा लिए घूम रहा है। ठीक, तो इस तरह थोड़ा समस्या होती कम्युनिकेशन में। ये कमी हमारे भारत के परिवार नियोजन के कार्यक्रम की रही है कि यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियोजित किया गया। जैसे कि बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर ही होती है, और उनको रोक लोगे तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अक्सर बच्चे पैदा करने की ज्यादा जिम्मेदारी, या यूं कहें कि बच्चे पैदा करने की ज्यादा चाहत पुरुषों में होती है, और पुरुषों के रोकना चाहिए। तो पुरुषों को रोकने के लिए पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी होने चाहिए। मेरी बात शायद कन्वे हो गई होगी। आगे चलते हैं, सामाजिक समृद्धि, जिसमें दिव्यांग एवं मानसिक रोगियों की समृद्धि शामिल है। ऐसे में आप देखेंगे प्रत्येक गांव में कोई ना कोई मानसिक रूप से विकृत मनुष्य होता है। एक
व्यक्ति होता है जिसका मजा पूरा गांव लेता रहता है, उसका भी विकास संभव हो, तो इसके लिए भी ग्राम पंचायत को आगे आना होगा। आगे चलते हैं। कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग शामिल है। ठीक, लोक विभाजन पद्धति ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस शासन प्रशासन ऐसे शासन प्रशासन का अध्ययन जो लोगों के लिए अनिवार्य हो या लोगों के हितों की अभिवृद्धि करे, उसी को कहते हैं लोक विभाजन पद्धति। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ये अध्ययन करना चाहिए कि यार जो हम कार्य कर रहे हैं ये जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, यानी एक प्रकार से सोशल ऑडिटिंग, ठीक, सामाजिक अंकेक्षण जिसे हिंदी में कहते हैं, वो चीज करना है। अगला देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि स्कूल की बाउंड्री फांद के कोई अंदर क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें देखेंगे। 29 विषय हैं और इन विषयों को एक बार कम से कम रीडिंग करिए और उसके बाद एक चीज दिमाग में रखिए कि इन सारे विषयों पर पंचायत यदि चाहे तो वह टैक्स लगा सकती है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इतना डीप में कहीं पर पढ़ाया नहीं गया है। इसके बाद हम करेंगे अपना पेशा अधिनियम। चलिए चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, पेशा अधिनियम, जो कि आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अभिन्न अंग है। ये क्यों लाया गया, ये क्यों विस्तारित है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसका नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। इंग्लिश में इसे कहते हैं द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो देखिए यहां पर प्रोविजन का पी, ठीक, एक्सटेंशन का ई, शेड्यूल का एस और एक्ट का ए लेकर, ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में पेशा बोलते हैं। ठीक, और इसी हिंदी में भी पेशा ही कहते हैं। तो ये पेशा एक्ट क्यों लाया गया? देखिए, सोचने की बात है। सोचने की क्या, आप जानते ही हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा विश्व में विविधतापूर्ण देश है। विविधता का आशय है यहाँ पर निर्जातीय स्तर पर, भाषाई स्तर पर और कल्चर के आधार पर हजारों लाखों समूह हैं। ऐसे में इन समूहों की अपनी विशिष्ट पहचान को यथावत संरक्षित रखने के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। हमने मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार पढ़े थे। उन्हीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु, उन्हीं मौलिक अधिकारों के संवर्धन हेतु ये पेशा अधिनियम लाया गया। देखिए यहां पर है अनुसूचित क्षेत्र, यानी अनुसूचित क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं जो कि अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 में वर्णित है। अनुसूची आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 5 में कुछ राज्य लिखे गए हैं और अनुसूची 6 में कुछ राज्य लिखे गए हैं। तो अनुसूची 6 का तो अलग शासन प्रशासन ही चलता है, उसमें शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाता है एटीएम स्क्वायर, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम अनुसूची 6 में है। तथा अनुसूची 5 में 10 ऐसे राज्य हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। संविधान ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कोई भी आधार नहीं बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 244 के तहत, ठीक, तथा अनुसूची 5 के पैरा 6 के तहत मैंने नोट डाउन करके लिख दिया है, आप लोग भी इसे याद रखेंगे। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के कोई निश्चित आधार नहीं दिए गए हैं। हालांकि 1950 के पश्चात से ये परिपाटी बन चुकी है कि अनुसूचित क्षेत्र उसे घोषित किया जाएगा जहां पर एक निर्धारित संख्या में कम से कम कुछ आदिवासी लोग रहते हो, ठीक, सघन आबादी हो, जंगल हो और साथ ही साथ वह जो एरिया हो कम से कम एक ब्लॉक स्तर का एरिया जरूर होना चाहिए। यानी कम से कम जितना एरिया हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पर जितने गांव आते हैं, इतने गांव जनजाति के होने चाहिए, तब उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो हमारा अब पहला पॉइंट यही होगा कि अनुसूचित क्षेत्र, जो ये पेशा अधिनियम आया अनुसूचित क्षेत्रों में, ये क्यों लाया गया? तो ये भूरिया समिति, ये समिति का नाम रट्टा मारेंगे, भूरिया समिति की सिफारिश पर ये महसूस किया गया कि केंद्रीय स्तर पर क्यों ना एक कानून बना दिया जाए जिस कानून के प्रावधानों के
अंदर ही या यूं कहें कि उसके दायरे में ही राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना सके। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, किया किसने? संसद ने किया, यानी एक कानून बनाया संसद ने, और उसी कानून के दायरे के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहां पंचायतों का गठन किया। तो इसलिए तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से कानून बनाएंगे, इससे देश के एक शासन में विविधता आ जाएगी। इसलिए शासन एक रूप बनाए रखने के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून बनाया गया, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपना अपना पंचायत संबंधी कानून बना सकेंगे। तो देखिए वर्तमान में 10 राज्यों में, ये भी याद रखेंगे, 10 राज्यों में कौन सी अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों में क्षेत्र घोषित किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, अनुसूचित क्षेत्र। ये 10 राज्य कौन से हैं? अगर मैं यहां पर भारत का नक्शा बनाऊं, थोड़ा संभाल लीजिएगा भारत का नक्शा मेरा, ठीक? ये नक्शा मारता है मेरा भारत, सॉरी। चलिए देखिए 10 राज्य कौन से हैं क्रमशः? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक? हालांकि महाराष्ट्र बड़ा लंबा है इधर तक, महाराष्ट्र, ठीक? और फिर यहां पर ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसी के बगल में 2 राज्य हैं, एक है झारखंड और एक है छत्तीसगढ़, और फिर है उड़ीसा, ठीक? और उड़ीसा के नीचे आएंगे तो 2 राज्य और हैं, एक तो नवगठित है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। ऐसे कुछ याद करेंगे आप। देखिए अगर आपको एटलस याद हो ना, तो आप बहुत सी चीजों को आसानी से, इवन पॉलिटी में भी आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक? तो ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है। अब चलिए ये देखते हैं पेशा अधिनियम के उद्देश्य क्या रहे हैं। तो पंचायत संबंधी प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, यानी जो हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 है, उसे कुछ जरूरी संशोधनों के साथ, ठीक, पंचायतों में विस्तारित किया, अनुसूचित क्षेत्रों में, यूं कहें सीधा सीधा आदिवासी क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए, ताकि वहां पर भी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन दिया जा सके। इसके साथ ही उनके मूल्य, उनके रीति रिवाज भी सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक? आगे देखते हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिन्हें दिन में 1 से 5 लीटर दारू बनाकर पीने का भी अधिकार है। और आप अपना दारू बना के देखिए, ठीक, महुआ से, जो डंडा पर ही है लाल हो जी हो, आओ देखो। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, अगला जनजातीय परंपराओं रीति रिवाजों को संरक्षित एवं संवर्धित करना, ठीक, जनजातीय पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना, ये उद्देश्य रहे हैं। अब देखिए एक जो विशेष प्रावधान जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है पेशा अधिनियम का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रावधान आप याद करेंगे कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण इन क्षेत्रों में सदस्य पद हेतु 50%, कितना? 50% से कम नहीं होगा, तथा इसके साथ ही सारे के सारे, चाहे अध्यक्ष पद जितने भी होंगे, वो सारे के सारे अध्यक्ष पद जनजातियों के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होंगे। यानी चाहे वो ग्राम अध्यक्ष का पद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का पद हो, और चाहे जिला अध्यक्ष का पद हो, वो पूरे के पूरे सारे के सारे पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होंगे। ये था आपका पेशा अधिनियम, ठीक? आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितनी जानकारी मैंने यहां पर दी है, शायद ही आपको YouTube पर एक साथ इतनी जानकारी मिल सके, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से जो 3-4 वीडियो मेरे इस टॉपिक पर आए हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर, उसे एक तरीके से, एक सीरियल से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा समाप्त होता है पंचायतें। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा नगर पालिका। हालांकि वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यंत
अत्यंत कम है, फिर भी हम उसे करेंगे जरूर। तो नगर पालिका एक वीडियो में हो जाएगा और ये आपका पंचायत, शायद मेरा ये चौथा वीडियो है और ये समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपका नगर पालिका होगा। आपको वीडियो ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ठीक, आपको लगा हो कि यहाँ पर दी गई जानकारी उपयुक्त है, उचित है एवं सटीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।